कि नेक्स्ट ईयर की फीस आप खुद से ही पे कर सको। आप बिना जीआईसी के भी आ सकते हैं। तो भाई टोटल जो खर्चा आता है वो अप्रोक्सीमेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाई कनाडा आने वालों की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट्स का, यानी स्टडी वीज़ा लगाने वालों का। और स्टडी वीज़ा पे आने वाले भाई तीन तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जिनको सिर्फ कनाडा आकर के पैसे कमाने होते हैं, पैसा ही पैसा होगा। दूसरे वो लोग जिनको कनाडा आकर के यहाँ की लाइफ एंजॉय करनी होती है, मस्ती करनी होती है, अपनी कंट्री से बाहर निकलना होता है। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है इनका। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन इनका रीजन ये होता है स्टडी वीजा पे आने का, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू कम टू कनाडा। और तीसरे वो लोग जो यहाँ पर सच में पढ़ने के लिए आते हैं, सच में आगे अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, जैसे कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो भाई जब बात आती है स्टडी वीजा की, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि स्टडी वीजा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है। दूसरा सवाल ये आता है कि प्रोसेस के साथ साथ कॉस्ट कितना, यानी खर्चा कितना होता है अगर हम कनाडा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि स्टडी वीजा का जो प्रोसेस है वो क्या है, साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी होती है, और प्लस कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है अगर आप कनाडा स्टडी वीजा पे आने का प्लान कर रहे हैं। तो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले प्रोसेस की, फिर बात कर लेंगे कॉस्ट की। तो भाई अगर प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप ढूंढें, आप फाइंड करें कि आपका इंटरेस्ट किस में, यानी कि किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आप पढ़ना चाहते हैं और अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं। इसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में रिसर्च करें। फिर आपको देखना है कि आप कौन से प्रोविंस या सिटी में जाना चाहते हैं। अब ये कैसे करें भाई, देखिए आपको गूगल करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी वीडियोस देखें उस प्रोविंस या सिटी के बारे में जहां आपका इंटरेस्ट है। ये जाने कि वहां पर वेदर कैसा होता है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहां का ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें। इसलिए क्योंकि अगर आप वहां रहने वाले हैं तो आपको आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वेदर कंडीशन कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है, कुछ एरियाज हैं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। इसके बाद जो बात आती है, जब आपको अपनी सिटी मिल गई, अपना प्रोविंस मिल गया, फिर आपने देखना है कि आपको कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ाई करनी है। तो उस सिटी या उस प्रोविंस में जितने भी कॉलेजेस हों उनके बारे में लिस्ट निकाल लें। लिस्ट निकालने के बाद आप रिव्यू करें उसका। गूगल पे रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं, फेसबुक पे अगर आप जाएंगे बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे आपको उस कॉलेज से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पर भी आपको पेजेस मिल जाएंगे। तो वहाँ पर लोगों से कनेक्ट हो, जो स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यूज़ लें, और स्पेशली वो लोगों को ढूंढने का ट्राई बिल्कुल करें कि जो कोर्स आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट से, उन लोगों से कनेक्ट हो ताकि आपको रियल टाइम व्यूज़ मिल सके, रिव्यूज़ मिल सके कि उनका जो कोर्स है या उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है उस जगह पर। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कैसा कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज से पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई एकदम इनिशियल स्टेप की। इसके बाद क्या करना है अब वो बताता हूँ। तो इनके साथ साथ अब आपने क्या करना है, मीनवाइल जब ये प्रोसेस चल रहा आप अपना आइल्स दे करके रख दें। आइल्स एकेडमिक देना है आपको स्टडी वीज़ा के लिए, जो जनरल वाला होता है वो होता है PR के लिए। तो एकेडमिक आइल्स दे करके रखें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप कॉलेज में अप्लाई करने के लिए जा रहे होगे तो आपके पास ऑलरेडी आइल्स का रिजल्ट होगा, तो आपको उसके लिए और टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले तो कॉलेज ढूंढते हैं, कोर्स ढूंढते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, देन दे रियलाइज ओ मेरे पास आइल्स नहीं है, तो वो फिर आइल्स के लिए भाग रहे होते हैं। तो इससे बेटर मैं यही सजेस्ट करूँगा, मीनवाइल यू आर डूइंग योर रिसर्च, आप अपना आइल्स भी दे दें, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अब जब आपके पास आइल्स का रिजल्ट भी है, आपने ढूंढ लिया आपको कहाँ जाना है, तो उस कॉलेज में एप्लीकेशन लगाएं, यानी कि उस कोर्स के लिए अप्लाई करें। मैं यही सजेस्ट करूँ कि एक कोशिश करें कि 2 से 3 कॉलेज या 4-5 कॉलेज या इंस्टीट्यूट लिस्ट आउट करके रखें, सिर्फ एक जगह पे अप्लाई ना करें, बिकॉज उससे ये भी होता है कि लाइक अगर एडमिशन नहीं मिला फिर आप वेट करते हो तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो 3-4 जगह पर अप्लाई करें ताकि कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए एंड आप अपना जो आगे का प्रोसेस है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। साथ साथ एक और टिप दूंगा कि यार ये भी देख लेना कि कौन से इनटेक में आपको जाना है। बहुत सारे इनटेक होते हैं, जनवरी का इनटेक होता है, आई थिंक उसके बाद आपका मई का इनटेक होता है, सितंबर इनटेक होता है। तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से इनटेक में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि कौन सा इनटेक बेटर या इनटेक जितने भी हैं कनाडा में स्टडी वीज़ा पे उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा इनटेक
आपके लिए सही रहेगा। तो कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपने ये करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के साथ साथ आपको जीआईसी भी लेनी होती है $10,000 की, तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज वीज़ा लगाने से पहले कॉलेज का जो एडमिशन लेटर है उसके साथ साथ आपको जीआईसी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लगाना होता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडी वीज़ा, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। वो भी आपको हेल्प करने वाला है कि आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे, सो दैट बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर भागना ना पड़े और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा ये सारे वीडियोस का, ताकि आप जाकर के वो वीडियोस को वॉच कर सकें, एंड देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ हाउ यू नीड टू प्लान फॉर योर स्टडी वीज़ा। और मेक श्योर करें कि जो आपका एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एसओपी क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, परेशानी की बात नहीं है। आपको मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप बिल्कुल जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू ऑल्सो नो कि आपने एसओपी लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी साथ ही साथ बढ़ जाएं। और अगर आप बिना जीआईसी के आना चाहते हैं, जी हाँ, ये भी एक प्रोसेस है जो आप विदाउट जीआईसी भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है, टिपिकल इन द सेंस दैट थोड़ा सा चांसेस ऑफ अप्रूवल लो होते हैं इसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीआईसी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैं भी कनाडा आया था विदाउट जीआईसी, तो मैंने ये कैसे किया, तो ऐसा आई मेंशन, मैंने इस पर ही वीडियो बनाया हुआ है। मैंने एक स्टडी वीज़ा पे पूरा प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब पे, जिसका लिंक ऑफकोर्स नीचे मैं दे रहा हूँ। उसमें आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, विच विल हेल्प यू टू प्लान योर स्टडी वीज़ा अहेड। आप वीज़ा लगाएं उससे पहले ही वो वीडियोस देख करके आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ताकि एंड टाइम पे आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर या उधर भागना ना पड़े। और ये सब करने के बाद जब आप वीज़ा लगाते हैं, तो फिर वीज़ा जब आपको अप्रूवल आ जाता है तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, फिर आपको पासपोर्ट भेजना होता है, और पासपोर्ट पे स्टडी वीज़ा की स्टैंपिंग होकर के आपके पास पासपोर्ट वापस आ जाता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ट्रस्ट मी, मेरा वीज़ा खुद रिजेक्ट हुआ था, बट मैंने दोबारा फाइल किया एंड आई गॉट द अप्रूवल। एंड इस एक्सपीरियंस को भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो क्या करें, वो भी बनाया हुआ है मैंने वीडियो, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो उन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पहली बार में अप्रूवल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बशर्ते अगर आपको रिजेक्शन आता है, आप दोबारा लगाते हो, तो आपको दोबारा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, विच इज़ अनदर एक्सपेंस। तो इससे बेटर है पहली बार में सारा कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर लो, ताकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाए। और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको मेडिकल भी देना होता है अपना, और मेडिकल वहीं से देना होता है जो आईआरसीसी यानी जो कनाडा की इमिग्रेशन की जो फर्म है उनसे जो एफिलेटेड मेडिकल क्लिनिक्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहीं पर आपको टेस्ट देना होता है। तो मेक श्योर करें कि आप वो भी ढूंढ लें कि आपकी सिटी में अगर नहीं है तो नियरेस्ट कौन सी सिटी है जहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई प्रोसेस की। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉस्ट की, भाई खर्चा कितना होता है। तो स्टडी वीज़ा में सबसे पहली जो कॉस्ट आती है वो आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर तो आपका कंसल्टेंट स्मार्ट है, अच्छा है, फेमस है, और अगर इफ़ दे हैव गुड कनेक्शन विद द कॉलेजेस, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो वेव भी हो जाती है, यानी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती है। तो ये एक छोटी सी टिप है कि ऐसा कंसल्टेंट ढूंढें जो कि थोड़ा रिनाउंड हो, रिलायबल हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, रिव्यूज़ अच्छे हों जिनके, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके पैसे बच जाए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए आपसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करते, यानी कि कोई भी सर्विस फीस नहीं लेते। तो ये दो पैसे भी आप बचा सकते हैं, पहला एप्लीकेशन फ़ीस, दूसरा जो होता है कंसल्टेंट की फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस यूजुअली $100 to $200 के अप्रॉक्सीमेट होती है जो बच सकती है, और जो कंसल्टेंट की फ़ीस होती है डिपेंड करता है आपका कंसल्टेंट कैसा है, कितने पैसे चार्ज करता है। $100 to $200 वो लोग भी चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद खर्चा आता है IELTS यानी कि आइल्स का। ये अप्रॉक्सीमेट $250 to $300 तक आपको लग जाता है। इंडियन रुपीज़ के जितने भी कन्वर्जन है वो मैं ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट आपको दे रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, विच इज़ कैनेडियन डॉलर्स, और इंडियन रुपीज़ में कितना है वो आपको ब्रैकेट में स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसके बाद जो फीस आती है वो आती है आइल्स की कोचिंग की। अब भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आइल्स की कोचिंग भी लेते हैं, विच इज़ गुड टू टेक अगर आपके पास थोड़े से फंड्स है, बिकॉज उसकी कोचिंग से बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आइल्स को क्रैक करने के लिए, यानी आइल्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आप खुद भी अगर रिसर्च करेंगे, खुद भी ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या अगर आप ये नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आइल्स की कोचिंग भी कर लें, जिसका खर्चा अप्रॉक्सीमेट $200 से $300 के करीब लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है कैसा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना फीस वो लोग चार्ज करते हैं। बट जो नॉमिनल चार्ज है, जो अप्रॉक्सीमेट चार्जेस है, वो यही है $200 से $300 आइल्स की कोचिंग का भी आप ऐड कर लें।
IELTS की कोचिंग के बाद जो खर्चा आता है वो आता है मेडिकल का। तो भाई अप्रॉक्सीमेट $100 to $200 आपको मेडिकल का खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा और ये पे करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। तो मेक श्योर ये भी अपने एक्सपेंसेस में आप जोड़ लें। मेडिकल के बाद आता है GIC विच इज़ $10,000। बट जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि आप बिना GIC के भी आ सकते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख लें। अगर आपको लगता है ये आपके लिए फीजिबल है करना तो आप वो करें, अदरवाइज GIC का $10,000 खर्चा तो डेफिनेटली लगने वाला है। बट एक गुड पार्ट ये होता है GIC के कि जब आप कनाडा आ जाते हो तो ये पैसे आपको वापस मिलते हैं मंथली या एवरी 45 डेज में, डिपेंडिंग ऑन द बैंक जहां से आप GIC ले रहे हो। उस प्रोसेस के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर ये $10,000 वापस मिल जाते हैं। GIC इसलिए ली जाती है बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि आप यहाँ पर आने के बाद अपना खर्चा मैनेज कर सकते हो। अगर आते ही आपको जॉब नहीं लगी या फिर कुछ अगर रीजंस हैं वेरन यू नीड सम मनी टू सपोर्ट योर मंथली एक्सपेंसेस, तो ये GIC इसलिए आपसे एडवांस में लेने को कहा जाता है ताकि यहाँ पर आपको मंथली एटलीस्ट 1 साल तक ये पैसा आपकी हेल्प करेगा, आप अपने खर्चे जो है वो मैनेज कर सकें। बट बहुत सारे बच्चे आकर के जॉब ले लेते हैं टाइम से, तो ये GIC का पैसा साइड पे सेव भी हो जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन GIC से अगर आ रहे हैं, GIC ले करके आ रहे हैं, तो येस दिस $10,000 यू विल हैव टू ऐड इन योर एक्सपेंसेस। इसके बाद बात आ जाती है ट्यूशन फीस की, यानी कि जहां आप पढ़ने जा रहे हैं वहां की कॉलेज की फीस। तो भाई 1 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसकी अप्रॉक्सीमेट फीस होती है $17,000 to $22,000। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, MBA या कुछ और कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी फीस और भी ज़्यादा हो सकती है, जो आपको डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स कर रहे हैं। वहाँ पर आपको उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूट में जाकर के चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट कितनी है। बट ऑन एन एवरेज जो फीस होती है वो जैसा कि मैंने बताया $17,000 to $22,000, ये भी एक आपका सबसे बड़ा खर्चा है। इसके बाद बात आती है वीज़ा एप्लीकेशन फीस। भैया इससे तो बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वीज़ा अगर एप्लीकेशन फीस नहीं पे करेंगे तो वीज़ा लगाएंगे कैसे। तो करीब करीब $150 से $200 खर्चा, यानी कि $150 to $200 आपकी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फीस भी लगती है। और इसके बाद आता है टिकट का खर्चा। तो भैया टिकट तो लेना ही पड़ेंगे अगर कनाडा आना है तो $1,200 से $1,700 आराम से लग जाते हैं। और अगर आपने टिकट बहुत कम विंडो में बुक कराई, यानी कि लेट्स से इफ यू आर ट्रैवलिंग आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, अगर आप 2 हफ्ते में ट्रैवल करने वाले हो और आज टिकट बुक करोगे तो डेफिनेटली महंगा मिलेगा। तो भाई अगर वीज़ा अप्रूवल आ जाता है तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि टिकट राइट अवे करा लो, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन पे तो पहले से ही रिफंडेबल वाला टिकट करा लीजिए, ताकि आप पहले से अपने खर्चे बचा सकें एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू ट्रैवल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। बट हाँ, माइंड में ये भी बना करके रखें कि इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है सो यू कैन चेंज द डेट ऑफ योर टिकट्स एंड यू कैन री अप्लाई एज वेल। और भाई कनाडा आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक कैनेडियन नंबर मिल जाए तो कितना अच्छा है। बट हाउ वुड यू फील इफ यू गेट अ कैनेडियन सिम बिफोर कमिंग टू कनाडा। भाई कनाडा आने से पहले अगर कनाडा का नंबर मिल जाता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो लैंड कर दे अपने घर वालों को कॉल करके आप बता सकते हो। दूसरा, अगर कोई आपको एयरपोर्ट पर पिक करने आ रहा है तो उनको भी आप बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी ये होती है कि आप ऑनलाइन पहले से ही जॉब्स अप्लाई कर सकते हो ना, आपके पास ऑलरेडी एक कनाडा का नंबर होगा वहाँ पर डालने के लिए। प्लस अगर अपना रेज्यूमे आने से पहले डिज़ाइन करके आ रहे हो तो वहाँ पर भी आप ये कैनेडियन नंबर ऐड कर सकते हो। और भी अच्छी बात है इसकी ये कि पहली बात तो देयर इज़ नो एक्टिवेशन फीस जो आपको पे करनी है। दूसरी बात, आपके घर पे फ्री डिलीवरी होती है इंडिया में इस सिम की, ताकि आपके पास आने से पहले वो सिम डिलीवर भी हो जाता है। प्लस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप आकर के 1 महीना 2 महीना यूज़ करने के बाद चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इसके साथ ही साथ अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग मिलती है, 10 GB का डेटा मिलता है एंड एज आई मेंशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिम पहले ही मिल जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं था बट आपके पास ये ऑप्शन है। नीचे लिंक दे रहा हूँ एक कंपनी का विच इज़ कैनेडियन सिम, जो कि घर बैठे इंडिया में आपके घर पे सिम डिलीवर कर देता है कनाडा का विथ एट अ वेरी चीपेस्ट कॉस्ट एज वेल। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसका। सेम कॉस्ट जो आप कनाडा में पे करते हो वो या उससे कम ही कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, विच इज़ रियली रियली गुड। तो नीचे लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप करके अपना कैनेडियन सिम पहले ही ऑर्डर कर सकते हो इंडिया से ट्रैवल करने से पहले। और इसकी एक और सबसे अच्छी बात, आपके कनाडा पहुंचने के 24 to 48 आवर्स पहले ही सिम को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि जैसे ही आप लैंड होते हो आपके पास कैनेडियन सिम होता है, उस पर नेटवर्क होता है एंड यू कैन कॉल एनीबडी यू वांट। तो भाई टोटल जो खर्चा आता है वो अप्रॉक्सीमेट 30 to 32,000 कैनेडियन डॉलर का खर्चा है। ये है 1 साल का। अगर आप 2 साल पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर की फीस भी आपको अप्रॉक्सीमेट जोड़ के रखनी पड़ेगी। पर हाँ, नेक्स्ट ईयर फीस में ये होता है कि वो आपको यहाँ पर आने के बाद देनी होती है। तो अगर आप आते ही अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है, आप GIC के पैसे साइड में सेव कर सकते हो और प्लस अपनी जॉब से जो पैसे कमा रहे हो उसको भी जोड़ सकते हो, ताकि नेक्स्ट ईयर की फीस
आप खुद से ही पे कर सको। अदरवाइज मेक श्योर कि आप इस तरह से प्रिपेयर रहें कि नेक्स्ट ईयर की फीस का भी जुगाड़ यानी कि अरेंजमेंट आपके पास अवेलेबल हो। और साथ ही साथ यार जैसा कि मैंने बताया पार्ट टाइम जॉब करके आप पैसे जोड़ सकते हो। पार्ट टाइम जॉब कौन कौन सी अच्छी होती हैं मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ कि कौन कौन सी हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स हैं, ताकि वो जॉब्स करेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे इंस्टेड ऑफ मिनिमम वेज। एंड प्लस मैंने ये भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप जॉब ले सकते हैं, यानी कि व्हाट यू नीड टू डू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है विच इज़ कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस, यानी कि कनाडा स्टडी वीज़ा में पूरी प्लेलिस्ट है कहाँ से क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एसओपी में क्या करना है, ये सब कुछ मैंने वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके लिए। और आज का जो वीडियो है वो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है पूरा प्रोसेस और कॉस्ट समझने के लिए। एंड प्लस अगर आपको कोई तरह का वीडियो नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर और आपको लगता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। या फिर अगर कोई चीज़ ऐसी है स्टडी वीज़ा से रिलेटेड जो आपको लगता है मैंने वीडियो में मेंशन नहीं करी है, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स रिव्यू करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कनाडा की जो छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं वो देता रहता हूँ। अब मेरी जो कनाडा में लाइफ है उसके बारे में बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ। यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, लाइक और शेयर करना मत भूलना। कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे। गुड बाय।